अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे ना आएँ तो काइंडली मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो काइंडली आप फेसबुक के ऊपर कैप्शन में आपको लिंक दिया हुआ होगा, तो आप मुझे वहाँ से क्लिक करके मेरे चैनल पे आ सकते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम एनएमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं। उस एनएमडी कैट की तैयारी के अंदर हमें जो सिलेबस पीएमसी रिकमेंड करती है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हमारा बायोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। उस बायोलॉजी के सेक्शन के अंदर एक टॉपिक है, एक चैप्टर है मेरे ख्याल से। उस चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। उन बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एक लिपिड है, और जो टॉपिक है वो आज हम उसके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से क्लियर करेंगे, जिसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लिपिड्स पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली। ये जितने भी लेक्चर है, ये जितने भी टॉपिक्स और नोट्स हैं, सारे मैं आपको फेडरल पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा आफ्टर अपलोडिंग ऑफ वीडियो। एंड जितने भी टॉपिक हैं सारी फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक में से लिए गए। तो चलते हैं आज हम अपना टॉपिक जो कि है हमारा लिपिड्स का। बेसिकली लिपिड्स, व्हाट इज़ लिपिड? अगर आप किसी से भी पूछते हैं लिपिड्स क्या है, तो वो आपको बताएगा फॉस्फोलिपिड को लिपिड बोलते हैं, और फैटी एसिड को लिपिड्स बोलते हैं, वैक्सेस को लिपिड बोलते हैं। बट कोई आपको ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं दे सकता। इस तरीके से लिपिड की डेफिनेशन मैंने लिखी है, वो ये है कि बेसिकली लिपिड इज़ अ कलेक्टिव नेम ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिपिड इज़ द collective name of a variety of organic compounds such as fats, oils, waxes, steroids. They all are the fatty acids. उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में होगी कि लिपिड बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है, ठीक है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पूरी, जिसके अंदर आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट है जो कि सेल मेम्ब्रेन है। वो यूकेरियोट्स के अंदर और जो पूरी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो हमारी लिपिड से बनी होती है। उस लिपिड का नाम फॉस्फोलिपिड्स होता है। इसी तरीके से बहुत सारे टाइप्स के लिपिड्स की फॉर्म्स होती हैं, वैराइटीज़ होती हैं, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिक होती है, जाहिर सी बात है, केमिकल कंपोजिशन सबकी डिफरेंट होती है, लेकिन ऑर्गेनिक ही होती है सबकी। इसी तरीके से एक केमिकल आता है या एक लिपिड आता है जिसको हम बोलते हैं एसाइल ग्लाइसरॉल। बेसिकली एसाइल ग्लाइसरॉल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो होता क्या है? बेसिकली वो ग्लाइसरॉल का ईस्टर होता है। अब हम ईस्टर की बात करते हैं। ईस्टर क्या होता है? ईस्टर के अंदर होता है कि वो ऑक्सीजन से बाउंडेड होते हैं। दोनों ऑर्गेनिक ग्रुप क्या किससे बाउंडेड होते हैं? ऑक्सीजन ग्रुप से बाउंडेड होते हैं। सेंटर से वो ऑक्सीजन से बाउंडेड होते हैं, ठीक है। तो इधर हमने कुछ एक डेफिनेशन की जो डिस्क्राइब करेगा व्हाट इज़ अ एसाइल ग्लाइसरॉल। बेसिकली केमिकली अगर हम एसाइल ग्लाइसरॉल को डिफाइन करते हैं, वो है ईस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। ईस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड का वो क्या है? मिक्सचर है, ठीक, जैसे कि मिक्सचर नहीं कंपाउंड बनाता मिलके। अब ग्लाइसरॉल क्या आता है? ग्लाइसरॉल बेसिकली इज़ अ ट्राईहाइड्रोक्साइल ग्रुप। यानी ये ट्राईहाइड्रोक्साइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? जिसके अल्कोहल ग्रुप को हम कैसे बताते हैं? मिथाइल ग्रुप के साथ हम अगर OH लगा देते हैं तो वो अल्कोहल बन जाती है। इसी तरीके से तो उस अल्कोहल के साथ 3 OH ग्रुप होते हैं जो कि आपको इधर दिख रहे होंगे, बेसिकली ये रहे, ठीक है। ये अटैच होते हैं फैटी एसिड से। आप इधर देख सकते हैं फैटी एसिड को मैं इंडिकेट कर देता हूँ, फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। जब कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद ये बनाते क्या है? बेसिकली आपको सीधी सी बात है, इधर से आप देख सकते हैं कि जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के अंदर ये बनाते क्या है? ये कंडेंसेशन का प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? कंडेंसेशन के प्रोसेस में आपको पता है कि वाटर रिलीज़ होता है, तो उसके नतीजे में एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। उस मॉलिक्यूल का नाम होता है ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल। अगर इसमें से हम सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल ले लेंगे तो वो एसाइल ग्लाइसरॉल हो जाएगा। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसाइल ग्लाइसरॉल ले लेंगे तो वो ट्राई हो जाएगा, और डाई हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? डाई एसाइल ग्लाइसरॉल हो जाएगा। अगर हम 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसाइल ग्लाइसरॉल ले लेंगे तो ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात थी जो हमें समझनी थी। तो आपको पता है कि मोस्ट अबेंडेंट लिपिड होता है लिविंग थिंग्स के अंदर, ठीक है। अब इसी तरीके से जो बात थी वो हमारी क्लियर हो गई है। तब हम चलते हैं आगे। जैसे कि वैक्सेस क्या होती है? आपने देखा होगा कि कुछ लीव्स होते हैं, ठीक है। लीव्स क्या होते हैं? जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, बेसिकली उनके ऊपर एक लेयर होती है जो शाइनी सी लेयर होती है। जब भी हम उसके ऊपर ड्रॉप ऑफ वाटर डालते हैं तो ड्रॉप ऑफ वाटर सीधा फ्लो हो जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है? ड्यू टू रिपेलेंट कवरिंग ऑफ वैक्सेस। उसके ऊपर रिपेलेंट कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्सेस होती है। बेसिकली वो हाइड्रोफोबिक होती है, हाईली हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर रिपेलेंट भी बोलते हैं, सही है। इसी तरीके से होता क्या है? नेचुरल वैक्स होती है जो अक्यूर्स ओनली किस में होती है? आपको लीव्स में होती है, लीव्स की सरफेस के ऊपर होती है। केमिकली इनर्ट होती है। इनर्ट का मतलब होता है नॉट रिएक्टिव, यानी कि रिएक्शन नहीं करती। क्या ये रिएक्टिव नहीं होती? क्या नहीं होती? नॉट रिएक्टिव। ये रिएक्टिव नहीं होती, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकली इनर्ट। अभी तक लिखा होता है रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन भी नहीं करती या एयर से रिएक्ट भी नहीं कर पाती, सीधी सी बात है। अच्छा, क्या होता है? इसको आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम पेट्रोलियम एंड पॉलीथीन। नेचुरल सोर्सेज को प्रोड्यूस किया जाता है वैक्सेस को। एंड जो हमारे पास जो दिखती है वो होती है हमारे पास पैराफिन, जिसको मोम बोलते हैं, जिससे हम क्या बनाते हैं? कैंडल बनाते हैं।
ये एक्स्ट्रा बात थी जो मैंने आपको बताई कि व्हाट इज़ वैक्सीज बेसिकली। अब इसी तरीके से अब हम आते हैं फॉस्फोलिपिड्स पे। व्हाट इज़ अ बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स? आपको पता है कि फॉस्फोलिपिड हमारे अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी पाया जाता है एज अ बायलेयर ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसे होता है कुछ, ऐसे उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एम्बेड हुए होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर दो होते हैं कंपोनेंट किसी फॉस्फोलिपिड से, एक होता है हेड जिसको हम पोलर भी बोलते हैं यानी कि हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं, और दूसरी होती है उसकी टेल जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल। यानी क्यों बोलते हैं, अब इसके अगर हम इसका केमिकल एस्पेक्ट देखेंगे भाई वो क्यों वाटर से रिएक्ट, जो टेल होते हैं वो वाटर से क्यों रिएक्ट नहीं करते और क्यों हेड रिएक्ट कर जाता है वाटर से। सिंपल सी बात है वो इसलिए कि ये बनता है इससे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके क्या बनता है, फॉस्फोडिडिक एसिड है। फॉस्फोडिडिक लिपिड किससे बनता है, सॉरी फॉस्फोलिपिड किससे बनता है, ये 4 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप से मिलता है जो कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, फॉस्फोलिपिड बनाते हैं। और इधर एक और बात है कि फॉस्फोलिपिड जो है वो ड्राइव किया जाता है फॉस्फोडिडिक एसिड से ड्राइव हुआ है। अच्छा, अब वेरिएशन ऑफ फॉस्फोलिपिड किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कोलिन वाले ग्रुप पे। अगर इसी कोलिन की जगह अगर हम लगा देते हैं हेड के ऊपर कोलिन लगा दिए तो वो बन जाता है फॉस्फोडिडाइल कोलिन बन जाता है। कोलिन की जगह हम लेसेथिन, कोलिन का कॉमन नेम लेसेथिन भी होता है, इसी की जगह अगर हम इथेनॉल अमाइन लगा दें तो वो बन जाता है फॉस्फोडिडाइल इथेनॉल अमाइन। अगर उसकी जगह हम एनाइसोटोल लगा दें तो वो बन जाता है फॉस्फोडिडाइल एनाइसोटोल बन जाता है। अगर इसकी जगह हम सीरिन लगा दें तो वो बन जाता है फॉस्फोडिडाइल सीरिन बन जाता है। सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए। और एक और बात बतानी थी मुझे इसमें, वही कि जो नॉन पोलर हिस्सा होता है फैटी एसिड से बना हुआ होता है जिसको हम टेल बोलते हैं, ठीक है। और जो हेड बना हुआ होता है फॉस्फेट ग्रुप होता है, उसके अंदर ग्लाइसरॉल होता है। मैंने आपको बता दें व्हाट इज ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल इज़ अ फैटी एसिड, सॉरी ग्लाइसरॉल इज़ द ट्राई और हाइड्रोक्साइल अल्कोहल, वो क्या होती है, अल्कोहल होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये बात मुझे पता है कि आपको आई होप स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉस्फोलिपिड क्लियर हुआ होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए कि किन चीज़ों पे हमारा डिपेंड करता है फॉस्फोलिपिड्स। तब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज़ अगर हम इधर देखते हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है वो है टर्पेंस। बेसिकली टर्पेंस जो होते हैं वो 5 कार्बन बिल्डिंग से बने हुए होते हैं। एक चेन होती है जो कार्बन की क्या होती है, चेन होती है पूरी, सॉरी मैं इसको छोटे छोटे करके बनाता हूँ। चेन होती है जिसको हम 5 कार्बन की चेन बोलते हैं। वो क्या होती है, वो मिलके एक यूनिट बनाती है। वो क्या बनाती है, एक यूनिट बनाती है। उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, आइसोपेरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस यूनिट को हम, आइसोपेरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोपेरिन बोलते हैं। वो आइसोपेरिन यूनिट, ठीक है, जब कंबाइन करते हैं, जब 2 आइसोपेरिन यूनिट कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मोनोटर्पेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मोनोटर्पेंस बनाते हैं। अगर इसकी जगह हम देखते हैं टर्पेंस की हम बात करते हैं तो अगर 4 आइसोटर्पेन की यूनिट कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, डायटर्पेन बनाएंगे। अगर 6 आइसोपेरिन की यूनिट कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, ट्राइटर्पेंस बनाएंगे। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम जाते हैं तो टर्पेंस का जो बात कही, टर्पेंस बेसिकली टर्पेंस की भी क्लासिफिकेशन है। टर्पेंस जो स्टेरॉइड्स होते हैं हमारे पास, उनको भी हम टर्पेंस के अंदर ही पढ़ते हैं। तो आपको पता है स्टेरॉइड्स इज ऑल्सो वेरी फेमस, आप सबको पता होगा व्हाट इज स्टेरॉइड। स्टेरॉइड इज अ लिपिड, जो एक लिपिड है, ठीक है, जो टर्पेंस के अंदर हम जिसको हम पढ़ते हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। अच्छा, स्टेरॉइड कंसिस्ट 17 कार्बन, इसके पास 17 कार्बन होती हैं जो अरेंज की हुई होती है 4 रिंग्स के अंदर। ये आप डायग्राम देख लें स्टेरॉइड की, कुछ इस तरीके की स्टेरॉइड की डायग्राम होती है। इनमें से 3 रिंग्स के ऊपर 6 कार्बन होते हैं और जो लास्ट 4 नंबर की रिंग होती है ये वाली, इसके ऊपर 5 कार्बन होते हैं। कि आपको आप इसमें नंबरिंग भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। जैसे कि जो लास्ट वाला है ऑर्गन है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें। अगर हम आगे पढ़ते हैं तो एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कोलेस्टेरॉल। एवरीवन सेड कोलेस्ट्रॉल इज स्टेरॉइड, यस ऑफ कोर्स, बट एक और बात कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज़ द प्रिकर्सर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इक्वली इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड। जितने हमारे बॉडी के अंदर ज़रूरी स्टेरॉइड्स हैं उन सब का प्रिकर्सर, यानी कि जो उनको बनाता है लार्ज नंबर के अंदर, वो कोलेस्ट्रॉल है। हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होना भी ज़रूरी है, बट एक्सेस में नहीं, कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर, ठीक है। अगर उसका मेटाबॉलिज्म हाथ के हाथ चल रहा है, हमारा लीवर अच्छा परफॉर्म करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो आपकी हार्मोनल ग्रोथ भी अच्छी होगी, आपकी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कुछ मैंने इधर हार्मोन की एग्जांपल भी दी गई है। बॉयल एसिड्स होते हैं, ठीक है, बॉयल एसिड जो बाइल पिगमेंट्स के अंदर होते हैं, जो हमारी इमल्सिफिकेशन ऑफ क्या करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की इमल्सिफिकेशन भी करवाते हैं, ठीक है। बॉयल सॉल्ट्स भी बोलते हैं हम समटाइम्स, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज़ द मोस्ट फेमस विच इज़ मेल हार्मोन, जिसको मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, जो जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल बनाते हैं, एंड फीमेल सेक्स हार्मोन जो कि फीमेल बनाती हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन।
ये 2 हार्मोन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को लिए काम करती हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को तैयार करती हैं कि अब वो शी हैव एबल टू बिकम अ प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो ये 2 हार्मोन है जो हेल्प करते हैं वुमेन को प्रेग्नेंट होने के लिए या यूट्रस को डेवलप होने के लिए फॉर द एम्ब्रियो इम्बिडेशन। ठीक है, ये बात ही थोड़ी टिपिकल टर्म है, लेकिन आप जब आगे पढ़ेंगे आज सब बात का आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी ये बहुत जितना लिखा हुआ इसमें ये इनफ है फॉर द पीएमसी टेस्ट। इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इधर पॉइंट लिखा वो है विटामिन डी का। भाई विटामिन डी एक बला है जिसको जब हम हायर स्टडीज़ में पढ़ते हैं, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, तो विटामिन डी इज़ लाइक हम कह सकते हैं मॉन्स्टर है। विटामिन कोई छोटा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसी तरीके से देखा है विटामिन इज़ ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। जैसे कि हमारे पास एक ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन क्या जाती है, कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। उस ज़्यादा होने की वजह से क्या खतरा होता है कि हमें हमारी किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन यानी कि पथरी ना बनने लग जाए। इसको मैं थोड़ा डार्क कलर से लिखने की कोशिश करता हूँ, क्या ना शुरू हो जाए, स्टोन फॉर्मेशन शुरू ना हो जाए, जिसकी वजह से किडनी स्टोन की डिजीज़ हो सकती है, किडनी फेलर भी हो सकता है। अब क्या करता है, विटामिन डी रिलीज़ होता है, चाहे क्या पता हमारे स्किन बनाती है, हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट भी विटामिन डी बनाता है। तो वो क्या करता है, जब निकलता है तो ब्लड के अंदर से जितना भी कैल्शियम आयन होता है उसको क्या करता है, उसको रीअब्जॉर्ब करवा लेता है। क्या करवा लेता है, रीअब्जॉर्ब करवा लेता है, एब्जॉर्ब बाय द हेल्प ऑफ बोन्स। क्या करवा देता है, जब बोन एब्जॉर्ब करती हैं कैल्शियम को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर बोन आर एब्जॉर्बिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड आयन फ्रॉम द ब्लड, जिसके नतीजे में हम कहते हैं कि हमारी हड्डियाँ क्या हो रही हैं, स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। अवर बोन्स बिकम हेल्दी, वी कैन से दैट। अब विटामिन डी को भी हम क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जो इधर मैंने आपको बताने के पूरा प्रोसेस बताया कि क्यों विटामिन डी कैसे रेगुलेट करता है कैल्शियम आयन की मेटाबॉलिज्म को। अब लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज़ अ वेरी फेमस, ठीक है, ये इस हार्मोन को मैं इस लिपिड को मैं ये कह सकता हूँ, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, जितने भी आपकी बॉडी के अंदर पेन होता है उसकी सेंसेशन का जो अमल करवाता है वो ये करवाता है। एक बड़ी सा फेमस है, जब आपकी बॉडी के ऊपर आपको दर्द हो जाए, जैसे कि पेन, हेडेक हो रहा है, हेडेक में क्या होता है, आपको सर में दर्द होता है, आप एक बड़ी मशरूम सी टैबलेट होती है जिसको हम डिस्प्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्रिन, जो बाज़ार में मिल रही होती है, वो हम उसका ऐड भी देखा होगा आपने, वो लेते हैं। उसको प्यार से हम एस्प्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्प्रिन बोलते हैं। क्लिनिकल मेडिसिन के अंदर क्या बोलते हैं उसे, हम एस्प्रिन बोलते हैं। फिर वो हम एस्प्रिन लेते हैं, जो क्या करती है, इनहिबिशन करवाती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसके नतीजे में क्या होता है, हमें पेन होना बंद हो जाता है। उस पेन होने के बंद होने की वजह से हम क्या बोलते हैं, हम तो रिलैक्स हो गए, लेकिन प्रॉपर हमारी क्योर नहीं होती, जिसके नतीजे हमें फिर दर्द हो जाता है कुछ घंटों के बाद। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ का पीरियड ख़त्म हो गया, क्योंकि ये फिर वापस बनना शुरू रहेगी। अगर हम बार बार ये ऐसा करते हैं कि हम डिस्प्रिन लेते रहते तो एक वक्त ये आता है कि बनना ही बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर हमें और हाई लेवल की ड्रग्स देनी पड़ती है, जो कि हमारी किडनी को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमें कम मेडिसिन देने चाहिए, क्योंकि हर मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, जो नहीं किया उसको बोलना होता है भाई, क्यों नहीं होता। इसी तरीके से जो हमारा स्टमक है, क्या है, स्टमक है, तो स्टमक की लेयर जो अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर भी क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है। ठीक है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करवाता है, जब भी आपने सुना होगा अपना पेप्टिक जो आपकी स्टमक के अंदर जो अल्सर होता है ना, स्टमक अल्सर, यानी कि वॉन्ड्स बन जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, जिसके नतीजे में आपको आपकी एपेटाइट लूज़ हो जाती है, आप खाना नहीं खा सकते, कुछ पी नहीं सकते, एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हर्डल्स आ जाती है, जिसको भी अल्सर होता है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हाई एंटीबायोटिक्स यूज़ करती है, ये प्रॉब्लम ख़त्म की जा सकती है आज के दौर में। तो पहले नहीं की जा सकती, लेकिन आज ईजिली ख़त्म हो जाती है। तो ये क्या करता है, ये करता है कि जब हम ज़्यादा तादाद के अंदर मेडिसिन यूज़ करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बंद हो जाता है बनना, जिसके नतीजे में क्या होता है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या बन जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, यानी कि ज़ख़म हो जाते हैं हमारे स्टमक के अंदर। ये भी एक बड़ी ख़तरनाक बात है कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, क्योंकि भाई आखिरकार ये है क्या, लिपिड, जो हमें क्या जो ये हमारी जो लिपिड जो हमारी स्टमक के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसकी हिफाजत करता है। क्या करता है, हिफाजत करता है, ताकि हम एसिड जो कि हमारे स्टमक के अंदर होता है HCl, उससे एक्सपोज ना हो हमारी स्टमक की वॉल डायरेक्टली। तब एक्सपोज होगी तो जाहिर सी बात है ज़ख़म बनेंगे, उन ज़ख़म को हम अल्सर बोलते हैं। अब इधर हम पढ़ लेते हैं कि ये छोटी सी कहानी, एक बात थी जो आपको बताना ज़रूरी था, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बने। ठीक है, सीधी सी बात है, ये ज़्यादातर एक्ट करते हैं लोकल हार्मोन्स पे एक्ट करते हैं। ठीक है, एक्टिंग एज अ लोकल हार्मोन, यानी कि जहाँ पे बन रही है वहीं पर ही एक्ट कर जाना। ऐसे हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, लोकल हार्मोन। क्या बोलते हैं, लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन का भी काम करते हैं।
अच्छा, ये ड्राइव कहाँ से हुआ है? आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड इज़ ऑल्सो फैटी एसिड। क्या है ये? आर्किडोनिक एसिड क्या होता है? ये भी एक फैटी एसिड होता है, ठीक है, फैटी एसिड होता है ये भी। इसका फंक्शंस डिपेंड करता है, वाइडली डिपेंड्स अपॉन टिश्यूज़, किस टाइप का टिश्यू उस पर डिपेंड करता है। सम लाइक रिड्यूस ब्लड प्रेशर, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? ब्लड प्रेशर बढ़ाता भी है, ब्लड प्रेशर का गिराता भी है। और इम्पॉर्टेंट काम इसका एक और होता है, हेल्प्स टू इंड्यूस फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। भाई क्या होता है? आपको जो बुखार होता है, बुखार कौन करवाता है? बुखार की जो फीलिंग करवाता है वो ये ही लिपिड करवाता है, यही हार्मोन करवाता है। क्या करवाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपको फीवर कॉज करता है। और इन्फ्लेमेशन है कि वर्म आ जाना, आपकी चोट लगती है जो वर्म आ जाता है, रेडिश सा हो जाता है, जो इन्फ्लेमेशन है, ये जो भी इन्फ्लेमेशन आती है वो कौन करवाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स करवाता है। आपकी पेन की और जो इंटेंसिफाई ऑफ पेन सेंसेशन होता है, जो भी पेन आपकी बॉडी में होता है उसकी सेंसेशन को इंटेंसिफाई करना वही प्रोस्टाग्लैंडिन्स करवाता है। हम बस टैबलेट्स खाते हैं या कुछ ड्रग्स लेते हैं जिसकी वजह से हम उसकी इंटेंसिफाई को कम कर देते हैं बाय द इनिबिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। बस इसकी इनिबिशन कर देते हैं, हमें दर्द नहीं होता, बस फॉर द टेम्पररी, लेकिन हो सकता है, लेकिन वो आपको वापस होगा कुछ भी कर लें आप। इसी तरीके से दे आल्सो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। भाई ब्लड क्लॉटिंग में भी बड़ी हेल्प करता है, ठीक है, यानी कि आपके खून को जमाने के अंदर, सीधी सी बात है, ठीक है। दे हैव एबिलिटी ऑफ एस्प्रिन, द एबिलिटी ऑफ एस्प्रिन टू रिड्यूस फीवर एंड डिक्रीज पेन डिपेंड्स ऑन द इनिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। मैंने आपको बताया ना कि एस्प्रिन क्या करती है, एस्प्रिन को हम डिस्प्रिन बोलते हैं, लोकल मार्केट में अवेलेबल है, स्केट्स आपने देखे होंगे, ठीक है। ये क्या करती है? इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स कर देती है, यानी बनाना बंद कर देती है, जिसके नतीजे में हमें पेन भी महसूस नहीं होता, फीवर भी कम हो जाता है। लेकिन एक्चुअली फीवर होता है हमें, हमारा वो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर वो पैथोजिन रहता है जिस वजह से हमें फीवर है, लेकिन हम उस पैथोजिन को तो नहीं मारते, लेकिन हम इसको मार देते हैं मतलब इसको हम ख़त्म कर देते हैं, किसको? प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। इधर कुछ इन्होंने लिखी हुई हैं टर्म्स, लिखी हुई हैं फेडरल की बुक के अंदर, जैसे कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो वाइटल रोल होता है इन्फ्लेमेशन प्रोसेस के लिए, जैसे कि इन्होंने कुछ टर्म्स लिखी हैं। एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं रेडनेस, जिसको रबर बोला जाता है, हीट को कोलर बोला जाता है, एंड इन्फ्लेमेशन को इधर बोला जाता है डॉलर बोला जाता है, पेन को इधर डॉलर बोला जाता है, और स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं, यानी फूल जाने को क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। सीधी सी बात है। द रोल चेंजेस एसोसिएटेड, जितना भी इनका जो रोल होता है वो ज़्यादातर एसोसिएट किससे होता है? एसोसिएटेड आर ड्यू टू डायलेशन ऑफ लोकल ब्लड वीजल्स, जो ब्लड वीजल्स होती हैं उनकी जो भी होता है क्या, हमारी ब्लड्स जब हीट लॉस करती है तो डायलेट कर जाती हैं, जब वो डायलेट कर जाती है तो हीट इजीली क्या होती है? एनवायरनमेंट के अंदर, यानी स्किन से लूज़ हो रही होती हैं। जब हीट कॉन्स्ट्रिक्ट, जब वेजल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो हीट लूज़ नहीं होती, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है हीट लूज़ नहीं हुई, हीट कंजर्व रहती है। क्या रहती है? हीट कंजर्व रहती है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। प्लस इधर भी लिखा हुआ कुछ इन्होंने बातें इधर लिखी हुई हैं, एस्पायरिन के बारे में लिखी हुई है कि एस्पायरिन इज़ द एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि आपको वर्म कॉज नहीं करने देगी, एनाल्जेसिक यानी कि आपको रिलैक्स प्रोवाइड देगी, यानी और एंटीपायरेटिक, और बुखार के खिलाफ। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है? बुखार के खिलाफ ये काम करती है एस्प्रिन। और एस्प्रिन इनहिबिट्स द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। ये एक एंजाइम होता है जो क्या करता है? इनहिबिट्स द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस सैलिसाइलेट। ये एंजाइम होता है जो क्या बनाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है। दिस ड्रग्स इफेक्ट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ आर्किडोनिक विया द लाइगो। ये सारी ड्रग्स से बात में, ये आपके काम के नहीं है, वैसे आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये मेरी बात ज़रा सी पसंद आई है, और सॉरी आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, तो काइंडली मेरे इस चैनल को हमेशा याद रखिए, इसके साथ रहिए, क्योंकि आप ही इस चैनल को बड़ा करेंगे। और मैं तो एक मामूली से इंसान हूँ जो आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए निकला है। इंशाल्लाह हम और भी NMD कैट के पर्पज़ से लेक्चर्स अपलोड करेंगे आपकी हेल्प के लिए, विच इज़ अ वेरी फ्री फॉर यू, क्योंकि हमने जो पढ़ा है हमें वो सबको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मेरे साथ रहिए, और इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।